डियर स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान की संपूर्ण वीडियो मिलेगी। इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। डीएफ ब्लॉक के पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड को अपलोड किया जा चुका है। आज हम चैप्टर 8 डीएफ ब्लॉक के पार्ट थर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। डी ब्लॉक तत्वों में नेक्स्ट अपना टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक। डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व उपसहसंयोजक यौगिक भी बनाते हैं, क्योंकि डी कक्षक में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं, जिससे ये किसी भी लिगेंड एक लुईस क्षार होता है, और लुईस क्षार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट या इलेक्ट्रॉन दाता के साथ जुड़कर आसानी से यौगिक बना लेता है। इस तरह से बनने वाले यौगिक ही उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसा कि लिखा है, एम धातु जब किसी लिगेंड से जुड़ता है तो Ml उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। M और L के बीच में एक एरो का निशान है, जिससे बता रहा है कि लिगेंड मेटल को या धातु को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्प्रेरकीय गुण। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह भी व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को तेज या धीमी कर देते हैं, लेकिन स्वयं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसे समझने के लिए हम दो प्रक्रिया देखेंगे। पहली है हेबर प्रक्रिया। हेबर प्रक्रिया में जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो अमोनिया का निर्माण होता है, और ये अभिक्रिया पूरी होती है आयरन और मॉलिब्डेनम के कंबाइंड रूप से। आयरन यहाँ पर एक उत्प्रेरक है और मॉलिब्डेनम यहाँ एक उत्प्रेरक उत्तेजक है। सेकंड हम देखें अभिक्रिया तो ओस्टवाल प्रक्रिया। ओस्टवाल प्रक्रिया में अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और यह प्रक्रिया प्लेटिनम के प्रेजेंस में होता है। प्लेटिनम भी एक तरह का डी ब्लॉक तत्व है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतरकाशी यौगिक। डी ब्लॉक तत्व अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों की जब संकुल संरचना देखते हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है, जिसमें कोई भी छोटा परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि आकर भर जाते हैं, और इस तरह से बनने वाली संरचना या यौगिक को ही हम अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो Mn4n, चारों Mn एक फिक्स लेटिस संरचना में उपस्थित है चारों कॉर्नर पे, और उनके बीच में एक स्थान उपस्थित है जिसे हम अंतरकाशी स्थान कहते हैं, और इसमें एक छोटा परमाणु जो कि नाइट्रोजन है वो आके फिट हो जाता है, भर जाता है, और इस पूरी संरचना को ही हम अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। दूसरी संरचना में, दूसरे उदाहरण में हम देखें तो तीनों आयरन उपस्थित है और उनके बीच में उपस्थित स्थान में हाइड्रोजन भरा हुआ है, और यह भी एक अंतरकाशी यौगिक है। मैंगनीज व आयरन दोनों ही एक डी ब्लॉक तत्व होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिश्र धातुओं का निर्माण। संक्रमण तत्व मिश्र धातु भी बनाते हैं, और इनके द्वारा बनने वाले मिश्र धातु कठोर तथा उनका गलनांक भी उच्च होता है। अब प्रश्न होता है कि मिश्र धातु क्या होते हैं? तो जब दो या दो से अधिक धातु आपस में जुड़ते हैं और एक नया यौगिक या नया पदार्थ बनता है तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो यहाँ पर है पीतल जिंक और कॉपर दो तत्वों से मिलकर बना है, तो ये एक मिश्र धातु है, और दोनों तत्व जिंक और कॉपर डी ब्लॉक तत्व हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण। डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण को देखने से पहले इलेक्ट्रॉन संक्रमण क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर या कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण उपस्थित होता है जब डी कक्ष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके दो स्तर में विभक्त हो जाता है, जिसमें एक निम्न स्तर जिसे हम T2G कहते हैं और एक उच्च स्तर जिसे हम Eg से प्रदर्शित करते हैं।
तो इस प्रकार की क्रिया को हम डी कक्षक विपाटन कहते हैं। विपाटन का मतलब होता है टूटना, दो भाग में टूटना। तो एक डी कक्षक से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में चला जाता है तो उसे हम डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहते हैं। जैसा कि नीचे डायग्राम में बनाया है, हमने 5 डी कक्षक बनाए हैं। ये 5 डी कक्षक 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 स्तर में डिवाइड हो गए, एक निम्न ऊर्जा स्तर, एक उच्च ऊर्जा स्तर। उदाहरण के रूप में देखें तो माना डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। लेकिन ये जब ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण ही कहलाता है। नेक्स्ट, अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। संक्रमण तत्व में अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति निर्भर करती है ऑक्सीकरण अवस्था पर। ऑक्सीकरण अवस्था अगर बढ़ती है तो किसी भी तत्व की अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ती है, और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ने पर उस तत्व का स्थायित्व भी बढ़ता चला जाता है। जैसा कि हमने देखा, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो तत्व की अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ती है, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था अम्लीय प्रवृत्ति के समानुपाती होती है। और इसके जस्ट अपोजिट ऑक्सीकरण अवस्था क्षारीय प्रवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो किसी भी तत्व की क्षारीय प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कुछ तत्व उपसंयोजक यौगिक में 0 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के रूप में हम उपसंयोजक यौगिक को ले तो निकल CO का होल 4। CO यहाँ पर एक लिगेंड है, और जैसा हमने देखा लिगेंड लुईस क्षार होता है। यहाँ पर इसकी संयोजकता 0 होती है। जब हम निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो वह भी 0 निकलती है, अर्थात निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।